विलेज प्रोग्राम एक अनूठा और एक अनुभव प्रयास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। बॉर्डर पे रहने वाले देशवासियों को किस तरह से सुविधाएं मिले और कैसे मेनलैंड के साथ जोड़ा जाए। सरकार सीमावर्ती गांवों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है, श्री अनुराग ठाकुर। सूचना एवं प्रसारण तथा खेल एवं युवा मामलों के मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले गांवों के सरपंचों के साथ संवाद सत्र आयोजित किया। सूचना एवं प्रसारण तथा खेल एवं युवा मामलों के मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती गांवों के 200 से अधिक सरपंचों की उनके जीवन साथी के साथ मेजबानी की। सभा को संबोधित करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमावर्ती गांवों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर पूर्व से लेकर लेह लद्दाख और सीमावर्ती राज्यों के अन्य हिस्सों तक के सीमावर्ती गांवों के सुदूर कोने तक जन कल्याण योजनाएं पहुंचेंगी। श्री ठाकुर ने दोहराया कि सड़कें, दूरसंचार और पर्यटन सीमावर्ती गांवों की जीवन रेखा है और सरकार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत इन सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उपस्थित सम्मान्य अधिकारियों में से कुछ थे श्री अटल डुल्लो, सचिव सीमा प्रबंधन गृह मंत्रालय, श्रीमती मीता राजीव लोचन, सचिव युवा मामले और खेल, और श्री आशीष दयाल सिंह, महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस, युवा मामले और खेल मंत्रालय के अधिकारियों के साथ भारत सरकार के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दे रही है। केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम वीवीपी अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के 19 जिलों में उत्तरी सीमा से सटे 46 ब्लॉकों में पहचाने गए गांवों के व्यापक विकास की परिकल्पना करता है। श्री ठाकुर ने टिप्पणी की कि इन सीमावर्ती गांवों को, जिन्हें कभी भारत के आखिरी गांव कहा जाता था, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पहले गांव की संज्ञा दी है। 17 से अधिक मंत्रियों ने इस गांवों का दौरा किया और रात्रि विश्राम किया। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी मार्गदर्शन के तहत सरकार महिलाओं और युवाओं को सशक्तिकरण, सभी मौसम वाली सड़कों के साथ कनेक्टिविटी, स्वच्छ पेयजल के प्रावधान, 24/7 बिजली पर ध्यान केंद्रित करने वाले सरकारी कार्यक्रमों की डिलीवरी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है और सौर और पवन ऊर्जा, मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी, पर्यटक केंद्र, बहुउद्देशीय केंद्र और स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र। सीमा प्रबंधन सचिव श्री अटल डुल्लो ने कहा कि सरकार ने सीमावर्ती गांवों के समग्र विकास के लिए अपना पूरा समर्थन दिया है। इस अवसर पर श्रीमती युवा मामले एवं खेल सचिव मीता राजीव लोचन ने मुख्य भाषण दिया। नेहरू युवा केंद्रों NYK और राष्ट्रीय सेवा योजना NSS की भूमिका का उल्लेख करते हुए उन्होंने ग्राम सरपंचों के स्वयंसेवक के साथ निकट समन्वय में काम करने की अपील की। इसके अलावा ITBP के महानिदेशक श्री आशीष दयाल सिंह ने कहा कि ITBP पूरे दिल से जीवंत गांवों के लोगों की आकांक्षाओं का समर्थन करता है। कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के 200 से अधिक सरपंचों, ग्राम प्रधानों ने भाग लिया। प्रत्येक राज्य से एक सरपंच ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पर अपने अपने विचार साझा किए। गंगटोक सिक्किम के सरपंच श्रीमती पेमा शेरपा, शियोठो तवांग अरुणाचल प्रदेश के सरपंच श्रीमती पुरपा जोम्बा, दूरबुक ब्लॉक चांगथांग यूदी लद्दाख के सरपंच श्री कोंचोकले नाम ग्याल माना गांव, उत्तराखंड के सरपंच श्री पीताम्बर मोल्फा बटसारी तहसील सांगला, हिमाचल प्रदेश के सरपंच श्री प्रदीप कुमार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की सरकार की पहल की सराहना की और आशा व्यक्त की कि ये इन गांवों के लिए एक नई सुबह लाएगा। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि एक बार कार्यक्रम पूरी तरह लागू हो जाने पर इन गांवों में रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिलेगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को 15 फरवरी 2023 को मंजूरी दी गई थी, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 की अवधि के लिए 4800 करोड़ रुपए का केंद्रीय योगदान शामिल था, जिसमें विशेष रूप से सड़क कनेक्टिविटी के लिए 2500 करोड़ रुपए शामिल थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं Z News for You। अर्ज यह है कि आपने अपने चैनल Z News for You को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें।
के लिए दिक्कत हो रहा है, तो ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर को थोड़ा ये फंड भी आप अगर फिर हमें दे सके तो थोड़ा ये अच्छा होगा। और दूसरा और स्पोर्ट्स के विषय में कुछ बात करना चाहता हूँ। वहाँ जो हमारा सिक्किम में इतना अच्छा टैलेंटेड फुटबॉलर्स है, क्रिकेटर्स है, और उन सब के लिए अभी तो सिक्किम सरकार बहुत अच्छा काम कर रहा है स्पोर्ट्स में। और इसमें आप भारत सरकार से भी आप लोग इसमें थोड़ा इसमें फोकस कर दीजिए तो थोड़ा अच्छा होगा, क्योंकि हमारा यंग जनरेशन अभी तो सब लोग अभी स्पोर्ट्स में पूरा फोकस कर रहा है। इसलिए अभी क्योंकि वहाँ पे खेल कूद करने के लिए, खेल के लिए ग्राउंड अच्छा नहीं है, इसलिए वहाँ पे स्टेडियम भी नहीं है। इसलिए ये सब अगर अच्छा हुआ तो सिक्किम से अभी नेक्स्ट बाइचुंग भूटिया, नेक्स्ट सुनील छेत्री, ऐसा बहुत सारा आने वाला है। इसलिए आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ थोड़ा सिक्किम में आपका ये वाइब्रेंट विलेज का जितना भी फंड है थोड़ा उसमें आप लोग वहाँ पे भी लगा दिया तो थोड़ा अच्छा होगा। और दूसरा क्या बोलना चाहता हूँ कि हम सब यहाँ वाइब्रेंट विलेज का जितना भी नॉर्थ ईस्ट से आया है, हम लोग सिक्किम का जितने भी आए हैं सिक्किम से, वहाँ पे हमें वहाँ से हम सब जितने लोग वहाँ सिक्किम से वाइब्रेंट विलेज के अंडर से आए हैं, हमारे तरफ से बहुत बहुत आप लोगों को शुक्रगुजार कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमें भी ऐसा अवसर मिला है यहाँ आके आपसे एक यूनियन मिनिस्टर से ऐसे आमने सामने बैठ के ऐसे बात करने का मौका मिला है। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हम बहुत बहुत आप लोगों को थैंक यू कहना चाहते हैं। और वहाँ पे क्या है कि एक हमारा फोन कनेक्टिविटी, नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है। वहाँ पे जो ये हम फोन लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके हमारा फोन का कुछ भी काम नहीं होता है। वो सिर्फ हमारा वो टॉस रात में टॉस डालने के लिए सिर्फ होता है वहाँ पे, क्योंकि नेटवर्क नहीं है अभी तक। इसलिए मैं थोड़ा ये भी आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि थोड़ा नेटवर्क में भी, ये सिक्किम में सभी जगह नहीं है, एक दो जगह ऐसा है जो हमारा गांव है वहाँ पे ऐसा है, नेटवर्क नहीं है। अभी तो सब भारत सरकार का जितना भी स्कीम है ऑनलाइन अभी के अभी डालना पड़ता है। वो यहाँ से डायरेक्ट वो ऑर्डर आता है कि ये करके भेजो, वो करके भेजो बोलता है। इसलिए वहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि नेटवर्क नहीं है, इसलिए हम पीछे रह जाता है। इसलिए क्योंकि अभी जितना भी प्रोग्राम है सब ऑनलाइन में दिखाना पड़ता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ थोड़ा ये नेटवर्क में भी हमारा सिक्किम के वहाँ जंगू में थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो थोड़ा अच्छा होगा, क्योंकि जितना भी यूनियन मिनिस्टर हमारा वहाँ सिक्किम में आता है, जितना भी आता है, अभी तक बहुत सारा यूनियन मिनिस्टर आया है वहाँ तक, प्रधानमंत्री भी आए हैं, यूनियन मिनिस्टर भी आया है, पर वहाँ आके सिक्किम में आके वो जंगू में नहीं आता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आता है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप कोई भी अगर सिक्किम आया तो थोड़ा हमारा वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में भी विजिट कर दो, क्योंकि वहाँ पूरा अभी तक वहाँ को कोई विजिट नहीं किया है। मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। और कुछ मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। लास्टली में ITBP का जितना भी सिक्किम से हमें लीड करके यहाँ तक लेकर आया है, वो सबको मैं हमारा सिक्किम के टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और यहाँ हमारा जो नोडल अफसर भेजा है सिक्किम सरकार ने, और नोडल अफसर को भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपने ये बात सही कही कि सरकार सामने बैठ के आपकी बात सुन रही है, इससे बड़ी पहले कभी देखा नहीं होगा, कभी सुना भी नहीं होगा। सिक्किम से बालन जिले से ही पूर्वा शेषन आप 2 मिनट में अपनी जो बात है ना, जो मुख्य बात कहना चाहते हैं उस बात पे कहते हैं। थैंक यू मैडम। उपस्थित और माननीय यूनियन मिनिस्टर साहब, मैं अपने समय को ध्यान पूर्वक रखते हुए मैं अपना पॉइंट बोलना चाहता हूँ। विशेष से हमारा यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जितना भी प्रोजेक्ट होता है आता है, हम लोग काम हो रहा है, और उसमें हमारे यहाँ पे एक तो हम सिक्किम से एक ऑर्गेनिक स्टेट है और हमारा स्टेट फुल्ली डिपेंड अपॉन टूरिज्म है। तो टूरिज्म में होने के बाद हमारा क्या प्रॉब्लम होता है कि जो हमारा स्टेट
एक तो ऑर्गेनिक स्टेट तो है, लेकिन हमारा हम जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है वो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट को, वहाँ पे ज्यादातर साल में 9 महीना बारिश होता है, तब हम लोग कल्टीवेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो हमारे यहाँ पे थोड़ा सा टूरिज्म सेक्टर और भी इम्प्रूव कर देने से बहुत अच्छा होता। इसमें हमारा टूरिज्म, स्पोर्ट्स टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। स्पोर्ट्स टूरिज्म जो कि उससे 2 चीज फायदा होगा, एक तो युवा को फायदा होगा, एक तो हमारे गांव में भी बहुत सारे बाहर का लोग होगा, वहाँ का लोकल लोग को जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट में बहुत अच्छा होगा। और हमारा हाई एल्टीट्यूड एरिया में स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर बना देने से बहुत अच्छा होता। मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। और अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए तो टूरिज्म होने से अच्छा है। और दूसरा है एक्सपोजर टू, जो हमारा गांव का युवा लोग है, युवा लोग एकदम गांव का है, वो इतना ज्यादा नहीं घुमा है। तो अगर स्पोर्ट्स पहले एनवाई के डेली युवा केंद्र से हम लोग को एक्सपोजर ट्रिप देता था, वो फिर से टाइम टू टाइम हमारा युवा को, बैडमिंटन देश का युवा को ऐसे एक्सपोजर ट्रिप देता, तो एक्सपोज होता होने में बहुत मदद होता। और दूसरा जितना भी जो हम लोग इतना गांव हमने सोचा भी नहीं था, हमारा गांव, मैं गांव का प्रधान हूँ, लेकिन दिल्ली जैसे जगह पे आके जैसे बहुत बड़ा पद में पार्टिसिपेट करने का, उसके लिए मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर को मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम लद्दाख की ओर चलेंगे। लेह से हमारे एक प्रतिनिधि हैं जो काशी पालराम हैं। आप पॉइंट वाइज बता दीजिए बात को। माननीय आदरणीय ठाकुर जी और मंच में बैठे हुए अधिकारी साहब को मेरी तरफ से जुड़े, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि जो ना जैसे कि बताते आ रहा है कि हम बॉर्डर वाले की जो ना ये दिल्ली 15 अगस्त में बोला है, इसलिए खुश हूँ। दूसरी बात जो है विज्ञान विलेज के कारण जो ना हमारे गांव में बहुत तरक्की होने वाला है। पहले हम लोग जो ना गाँव से मार्केट दौड़ता था, लेने दौड़ता था, कहीं से जाता था, अब कोई जाने का जरूरत नहीं। दूसरी बात सब हमारी जो आज साल जो ना पहले यहाँ से न्योमा तक टूरिज्म का जाने का ये परमिशन था, अभी हमारे साथ लोग ने यहाँ से गंजो तक परमिशन दिया, तो जिससे हमारी टूरिज्म बहुत भारी है, इसलिए साफ जगह करना चाहिए। दूसरा बात जो है हमारे मैराथन आने वाला है लखनबाग में, जो मैराथन में जो ना हम उम्मीद करता हूँ कि हमारे साथ ले आ जाए और वहाँ किसी ले आ जाए। दूसरी बात जो हमारे लिए भी जो ना पहले जो ना ये हॉकी सीखी ये करती होता था, बहुत कभी होता था। इस साल जो है सब हमारे जो जब से मुझे आया तो बहुत काम जो है तेजी से बढ़ रहा है। अभी जैसे हमारे वहाँ जो हॉकी खेल रहा है, बॉक्सिंग खेल रहा है, उसके बाद जो है सीखी, ये सारा जो है बहुत सपोर्ट मिला है इसका। इसलिए बाद जो हमारे से 250 करोड़ रुपये चलता पैकेज मिला, तो इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को थैंक यू करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दाशी जी। बहुत कम समय है, आज का दिन बहुत व्यस्त है और मंत्री जी, आदरणीय मंत्री जी बहुत ध्यानपूर्वक आप सभी को सुन रहे हैं। अब हम उत्तराखंड चलते हैं और सुरेश सिंह जी पिथौरागढ़ जिले से हैं। कृपया सिर्फ पॉइंट में अपनी बात करें। धन्यवाद। हमारे अतिथि महोदय सभी को नमस्कार और आईटीबी की जो टीम है उसका हार्दिक स्वागत, और उन्होंने जो हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया उसके लिए भी बधाई। मैं सिर्फ 2 बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं रहता हूँ मंडी में, जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता है, सबसे लास्ट में मेरा गाँव है, और हमारी टीम आई है चौथ, जो आपके यहाँ बैठी हुई टीम जी सर, तो टीम आई है चौथ। अब वहाँ सबसे पहले चीज क्या है कि होम स्टे। अभी आप देख रहे हैं कि हर गांव में जो जितने हमारे यहाँ प्रधान लोग आए हैं, सबसे बड़ी चीज जो वाइब्रेंट विलेज, जो हमने पॉइंट रखा है वाइब्रेंट विलेज क्यों है,
तरीके से होम स्टे जो जरूरी है, मैं चाहूंगा कि होम स्टे पर बहुत जरूरी अच्छा काम किया जाए। जैसे अभी हमारा गांव है, गांव में टूरिस्ट कैसे आए हम ये सोचते, जबकि वहां भी रोड ढंग से पहुंची नहीं है, लाइट भी है, लाइट की प्रॉब्लम है। लाइट के लिए सोलर प्लांट जैसे होते हैं, इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि गांव में लाइट आए। होम स्टे बढ़ाने के लिए या टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए हमें क्या कार्य करना है, इसके बारे में सोचना जरूरी पड़ेगा। और होम स्टे को सरल किया जाए और जो अनुदान राशि होती है डायरेक्ट गांव तक पहुंचाई जाए, इस तरह के प्रोग्राम हो तो बड़ा बेहतर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके पॉइंट्स नोट के लिए। और माननीय शिक्षा प्रसारण तथा युवा मामलों के मंत्री श्री अनुराग ठाकुर हमारे साथ हैं। बहुत धैर्यपूर्वक उन्होंने आपकी प्रशंसा के शब्द, समस्याएं और सुझाव सभी सुने। वो बहुत अति व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाल करके आए हैं। मैं मंत्री जी से विनम्र निवेदन करूंगी कि वे अपने शब्दों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अमित जी, आदरणीय नेता राजीव रंजन जी, यहाँ पर उपस्थित आईटीबीपी के सभी अधिकारीगण, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से आए हुए मेरे सभी भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय, सबसे पहले तो मैं अपने पहाड़ी राज्यों के सभी जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से जुड़े हुए मेरे भाई बहन जो मेरी तरह पहाड़ी हैं, वो सब पहाड़ियों का मैं देश की राजधानी में बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। पहाड़ों की जिंदगी क्या है वो मैं स्वयं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं, अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन बॉर्डर पे रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। आजादी के 75वें वर्ष में जहां आजादी का अमृत महोत्सव हम पूरे देश भर में मना रहे हैं, वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अनुभव प्रयास किया जहां वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की। पुरानी सरकारों के समय आपको ये बॉर्डर विलेज कहते थे या बैकवर्ड विलेज कहते थे, इनके पिछड़ा हुआ था। अब वाइब्रेंट विलेज कहते हैं कि जीवंत गांव, पहला गांव। तो सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच क्या है कि आप पिछड़े हुए नहीं, आपको सबसे आगे रख के चलना है, यही उनकी सोच। और ये केवल क्या एक उदाहरण ही नहीं, दूसरा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का उदाहरण। अब इसको भी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट पहले कहा जाता है। कोई डीसी वहां पे, कोई अधिकारी डीसी लगने के लिए तैयार नहीं होता, कोई अधिकारी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जल्दी तैयार नहीं होता था क्योंकि सुविधाएं नहीं थी। और 118 ऐसे जिले पिछड़े ही रह गए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भाई बैकवर्ड क्यों, इसको तो एस्पिरेशनल बोलना चाहिए। और केवल कहा नहीं एस्पिरेशनल, आज अगर आप मानदंड और मापदंड पे देखेंगे तो ये 118 जिले जो देश के हैं वो बाकी जिलों के बराबर या कई उनसे भी बहुत अच्छा अपने राज्यों में कर रहे हैं। ये मोदी जी ने मात्र 4-5 वर्षों में करके दिखाया है। और ऐसे पिछड़े जिलों में जैसे चंबा है, वहां पे मेडिकल कॉलेज खोल कर दिया, हाइड्रो पावर लेकर आए। ऐसे अन्य और जो जिले देश भर के हैं वहां पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट और परियोजनाएं लेकर आए। तीसरा उदाहरण है, पहले कहते थे डिसेबल्ड, विकलांग, अब कहते हैं स्पेशली एबल्ड, दिव्यांग। ये केवल शब्दों का हेरफेर नहीं है, यहां पर कैटेगरी भी 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई
और दिव्यांगजन के लिए बजट बढ़ाकर दिया गया सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मंत्रालय में। और इस अब की बार जब हमारी पैरालंपिक गेम्स हुई और डेफ ओलंपिक गेम्स हुई तो इन दोनों गेम्स में पिछली बार हमारे 19 खिलाड़ी कुल गए थे, लेकिन इस बार हमारे 19 मेडल जीत कर लाए हैं, आज तक के सबसे ज्यादा मेडल। तो मैं उदाहरण के रूप में आपको 3 चीजें कही, एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और स्पेशली एबल्ड। ये केवल शब्द नहीं बदले, सोच बदली है और एक नई दिशा देने का काम किया। और जब मैं सेक्रेटरी महोदय को सुन रहा था वाटर मैनेजमेंट पे काम करने का, आप कल्पना कीजिए भारत सरकार ने ये तय किया है कि जो हमारे वाइब्रेंट विलेज है उनके लिए सड़कों से जोड़ने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करने हैं, तो करने हैं। सारे गांव को सड़कों से जोड़ना है तो जोड़कर तैयार करना ही है। और अभी मैं कुछ ही दिन पहले लद्दाख गया था, तो जब मैं लेह में उतरा तो मुझे उतरते वहां पे कहा कि आप एक दिन के लिए एक्लेमेटाइज अपने आप को कर लीजिए। मैंने कहा मुझे कहीं पे एक्लेमेटाइज करने की जरूरत पड़ती नहीं। और मैं पहले ही दिन उतरते ही सीधा मैं कहां पे गया, करजौक गया। लेह से 211 किलोमीटर दूर है, 15,000 फीट की हाइट पे है। और जब मैं रात को 10 बजे पहुंचा तो मैं किससे मिला? आईटीबीपी की 37वीं बटालियन के अधिकारी और उनके जवानों से मिला, जो रात को 10 बजे भी इंतजार कर रहे थे। और करजौक के गांव में रात को 10:30 पौने 11 बजे मेरा कार्यक्रम हुआ, जहां गांव के 250 लोग मौजूद थे। आप कल्पना कर सकते हैं 15,000 फीट की हाइट पे आपके 250 से ज्यादा लोग रात के पौने 11 बजे, पहाड़ों में कौन जागता है पौने 11 बजे, रात के 10:45। और बहुत शानदार उत्साह था लोगों में। उत्साह इसलिए था कि जो इतने वर्षों में नहीं हुआ वो वहां पे हुआ। बिजली की तारें डाली जा रही हैं, सोलर वहां पे पैनल्स लगाए गए हैं, अस्पताल की आयुष्मान भारत जैसी सुविधाएं दी गई हैं, जल जीवन मिशन का पानी आधे से ज्यादा घरों तक पहुंच चुका है, इस साल के अंत तक बाकी घरों में भी पहुंच जाएगा। और फिर अगले दिन सुबह उठ के जब हम लोग बॉर्डर पे गए, और बॉर्डर पे जब चुमूर में हम लोग गए, जो चाइना बॉर्डर पे हम लोग वहां पे गए, आखिरी गांव है, तो वहां पे 5वीं राष्ट्रीय राइफल और 37वीं आईटीबीपी के जवानों से मेरा मिलना, वहां पे जितने हमारे शेफर्ड्स हैं उनसे मिलना हुआ। चुमूर गांव में जो हमने स्कूल बनाया है, रहने के लिए घर बनाए, पक्के मकान दिए, वो सब देखने का अवसर मुझे मिला। और मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि जो पहले योजनाएं कांग्रेस की सरकारों में केवल बड़े बड़े पंचायतों तक रह जाती थी, बॉर्डर तक नहीं पहुंचती थी, आज हमारी योजनाएं बॉर्डर विलेजेस तक पहुंच रही हैं और हम वाइब्रेंट विलेज बनाने का काम पूरे देश भर के बॉर्डर पे कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक अनुरोध सभी पंचायत के प्रधानों से रहेगा, ये आप सोचिए मत कि 1 साल का कार्यक्रम है, हमने तो अभी शुरुआत की है। जब ये सड़कें पहुंच जाएंगी, बिजली पूरी तरह हो जाएगी, पानी की सुविधा पूरी हो जाएगी और अन्य सुविधाएं आपको मिल जाएंगी, तो देश और दुनिया भर के टूरिस्ट को हम आपके होम स्टे प्रोग्राम्स के साथ जोड़ के आपके लिए आय के साधन को भी कई गुना ज्यादा आपकी इनकम को करने का काम हम लोग करने वाले हैं। दूसरा, जो आपके एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट्स और जो आपके हैंडीक्राफ्ट या आपका लोकल मटेरियल, इसको लेकर भी हम आपको मार्केट लिंकेज करेंगे, ताकि भविष्य में आपका जो सामान वहां पे बनता है, उत्पादन है, उसके आपको बेहतर दाम मिल सके और आप आगे बढ़ सके। आपके यहाँ पे खेलकूद हो, स्पोर्ट्स होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होना चाहिए। किस किस को लगता है स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज होनी चाहिए? तो सबको लगता है। उत्तराखंड वालों को लगता है?
लगता है ये सारी टीम उत्तराखंड की है। लद्दाख तो आजकल आइस हॉकी भी खेल रहे हैं, लाहौल स्पीति भी आइस हॉकी खेल रहे हैं। और अभी हमने कारगिल में एथलेटिक ट्रैक और फुटबॉल की ग्राउंड बना दी। जहां कुछ भी बनाना असंभव था वहां पर भी हमने सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक और फुटबॉल का ग्राउंड बनाकर तैयार कर दिया है। और हमने साई का सेंटर भी कारगिल में खोल दिया है। और लेह में भी हम लोग और खेलों की सुविधाएं बनाने जा रहे हैं। आप लोगों ने हमें कुछ सुझाव दिए हैं खेलों के मैदान को लेकर, कुछ ने अन्य सुविधाओं को। जो आपने टेलीकॉम कनेक्टिविटी की हमें बात कही, उसको लेकर भी हम लोग बहुत गंभीर हैं। और हमने अभी हजारों करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिसमें हजारों टावर्स हम केवल बॉर्डर पर और LWE एरियाज पर, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया में हम ये सारे टावर अगले 1 साल के अंदर लगा कर दे देंगे। और आपको 4G कनेक्टिविटी का तैयार है। मैंने अपने विभाग को भी कि कहां पे रेडियो का सिग्नल आता है, कहां पे नहीं आता, कहां बॉर्डर पे दूसरे देश का सिग्नल अगर अंदर आता है और हमारे रेडियो का नहीं आता है, तो आपको जाने से पहले ITBP के अधिकारियों को बताना है। और आप जाने से पहले बताएंगे तो मैं अपने विभाग को बोल के सर्वे करवा दूंगा और आपके वहां पे रेडियो का सिग्नल भी पूरा आए, हम ये भी पूरी तरह सुनिश्चित करेंगे। दूसरा, जो टाटा स्काई की जैसे डिश होती वैसे हमने फ्री डिश भी एक की, DTH का हमने डायरेक्ट टू होम किया है। मेरा सेक्रेटरी महोदय से और DG साहब से भी बात हो रही थी, तो मैंने दोनों को कहा कि जितने घर बॉर्डर पे बच गए हैं जिनके पास डिश नहीं लगी है, हम लोग इस साल मार्च एंड से पहले आपके जितने घर गांव में रह के उनके सभी को डिश लगवा देंगे, ताकि आपके घर में टीवी पर 100 चैनल कम से कम आ जाएं। कम से कम 100 चैनल आपके वहां पर देखने को मिले। हम उसमें और भी एक प्रपोजल आ रहे हैं, जैसे वो मंजूर होगा मैं तब बताऊंगा। कुछ चैनल्स की हम और अनुमति उसमें देने वाले हैं। यहां पे आज मेरा भाषण करना जरूरी नहीं था, आज हम आपको ही सुनना ज्यादा चाहते थे। मेरे मन में था कुछ सवाल जवाब मैं भी करता तो वो भी होता, लेकिन आखिरकार आप भी तो चुने हुए प्रधान ने, सबको अपनी अपनी बात भी रखनी। हमारे अरुणाचल प्रदेश के युवा प्रधान ने यहाँ से, तो हमारी महिला प्रधान हमारी बहन ने वहां पे बहुत शानदार तरीके से अपनी बात रखी। फिर हमारे हिमाचल के किन्नौर से रखी है, उत्तराखंड से रखी है, सिक्किम के युवा साथी ने मेरे वहां से बात रखी। और सिक्किम ने तो ऑर्गेनिक स्टेट अपने आप को बनाने का जो काम किया है, वो अपने आप में बहुत स्वागत योग्य है। हम सबको तालियां बजाकर उनका बधाई देनी चाहिए। और बाकी राज्यों को भी, पहाड़ी राज्यों को नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इस दिशा में ही आगे बढ़ना चाहिए। आपको प्रोडक्ट का रेट भी बेहतर मिलता है और आजकल योजनाएं भी उस दिशा में आई है कि जो आप कर सकते हैं। बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनकी कई बार जानकारी नहीं मिलती, तो आप उसको लागू नहीं करवा सकते। तो हम ये भी प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी योजनाओं का लाभ आपको मिले। मेरा एक जो डिपार्टमेंट है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसके माध्यम से, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से हम भी ये प्रयास करेंगे कि बॉर्डर विलेज में अलग अलग योजनाओं की जानकारी के लिए आपको बुकलेट से लेके कोई और माध्यम से टीवी या सर्वे करना हो तो वो भी हम करेंगे। और आपका जो लोकल कल्चर है, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण अपनी संस्कृति, अपने कल्चर और अपनी परंपराओं को बचाना और आगे बढ़ाना, अगली पीढ़ियों को देना। तो मैं चाहूंगा मेरे जो टीवी चलते हैं आपके इलाकों में, आप उसके लिए मुझे सुझाव दें, क्योंकि मोदी जी बार बार चाहते हैं कि स्थानीय कल्चर जो है उसको प्रमोट करें। तो हम अपने टीवी पर और रेडियो पर जो आपका लोकल कल्चर है उसको दिखाया करेंगे और ज्यादा प्रोग्राम आपको बनाकर देंगे जो आपके इलाके से जुड़ा हुआ हो, आपकी परंपराओं से जुड़ा हुआ।
और मैं चाहूंगा आईटीबीपी के डीजी महोदय से और सेक्रेटरी बॉर्डर मैनेजमेंट से कि आपके जो वहां के संबंधित अधिकारी हैं, अगर उनको उचित लगे, कभी कभी हम एक ऐसा संवाद भी टीवी चैनल पर कर सकते हैं, जब वहां पे बैठ के कोई गया तो वहां पे जाके उनसे बातचीत हो, उसको भी करके दिखाएंगे ताकि अलग अलग जानकारी उन तक पहुंच जाए। दूसरा, पहली बार 75 साल में, पहली बार 75 के अब तो 77 साल हो गए, 77 साल में पहली बार हुआ है कि भारत सरकार के सारे कैबिनेट मिनिस्टर किसी न किसी वाइब्रेंट विलेज में कम से कम एक रात रुके और 2 दिन वहां पर बिताने का काम किया। ये आज से पहले कभी नहीं हुआ था, ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। और सच मानिए, जब हम गांव में जाते हैं, मैंने लद्दाख में एक गांव में जाके वहां पे नलका लगा हुआ था, हैंडपंप, तो मैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़क का उद्घाटन करके आया, वहां चाय पी, आप जाते हुए नलका दिखा, मैंने कहा पता नहीं ऐसे किसी ने नलका लगा दिया, तो पता नहीं पानी निकलता नहीं निकलता। मैं रुका, मैंने हैंडपंप को थोड़ा टाइम लगा उसको 8-10 बार करने में, लेकिन जब उसमें से पानी निकला तो इतना मीठा पानी था उसका, इतना बढ़िया पानी था कि ये जो बड़ी बड़ी मिनरल वाटर की बोतलें आती हैं उसके आगे फेल हो जाती वो भी। और वो फोटो पूरे देश भर में इतनी वायरल हुई और वीडियो इतना वायरल हुआ कि 14,000 की फीट की हाइट पे भी हैंडपंप भी लगा दिया है, और जल जीवन मिशन की जो नलके लगे हैं घर घर तक, उसका पानी भी, उसको पानी को हमने पाइप के बाहर भी ऐसा इंसुलेशन उसकी की है कि सर्दियों में बर्फ पड़ेगी तब भी उसमें से पानी आपके घर तक पहुंचता जाएगा। ये प्रावधान भी मोदी सरकार ने कर दिया है। अब एक बात जो लद्दाख में देखने को मिली, जो सोलर पार्क बड़ा वहां पे बनने जा रहा है, आपकी अपनी आय में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा लद्दाख में, लेकिन उसमें एक बात है कि जो शेफर्ड्स है उनकी चारागाह है उसका क्या हो, वो सारी चिंता हम लोग करने वाले। वहां पे बिजली बनेगी भी, हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान किया है कि उसको ट्रांसमिशन लाइंस भी बनाएंगे तो आपको रोजगार के अवसर भी वहां पर मिलेंगे। फिर वहां पे जो आपकी पश्मीना है, अब पहले आप पश्मीना निकालते थे, उसका काम सारा कश्मीर में होता था, तो उसके लिए इसकी ट्रेनिंग भी अब लद्दाख में, लेह में वैसे देने का हमने शुरुआत की ताकि आपको वैल्यू एडिशन होके मिले। ऑर्गेनिक स्टेट अगर हमारा सिक्किम बना है तो अरुणाचल प्रदेश इतना खूबसूरत है, जैसे आपके बाकी राज्य इतने खूबसूरत है, तो यहाँ पे टूरिज्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। लेकिन मेरा एक अनुभव जो होम स्टे का है, कोई भी टूरिस्ट बाहर से जाता है तो उसको साफ सुथरा चाहिए, हाइजीनिक कंडीशन चाहिए, चद्दर साफ चाहिए, कंबल साफ चाहिए, शौचालय साफ चाहिए, टॉवल साफ चाहिए और पानी भी साफ चाहिए। तो इसके लिए अगर हम ट्रेनिंग थोड़ा स्किल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कराएंगे, बड़े होटल्स को लेके हम उसकी ट्रेनिंग करानी शुरू करेंगे और आपको केवल बेसिक सुविधाएं साफ सुथरा करके देंगे, तो मेरा विश्वास मानिए ऐसे लोग भी आपके पास आएंगे कि एक एक दिन का 4-4, 5-5 हजार रुपया, 3-3 हजार रुपया भी आपको कमरे में रहने का कम से कम दे देंगे। तो आपको कहीं अपना गांव छोड़कर जाने की जरूरत नहीं, शहर वाले लोगों से ज्यादा पैसा आपके गांव में ही कमाने की आपको अवसर मिल जाएगा। तो गांव में बैठ के आपके प्रोडक्ट बनेंगे, बिकेंगे, आपके होम स्टे में लोग ठहरेंगे और वहां पे ट्रैकिंग की जो आपने बात की, एडवेंचर टूरिज्म की जो बात की, या बाकी और स्कीइंग से लेके अन्य एडवेंचर जो हो सकता है, हम इन सब पे बहुत काम कर सकते हैं। मैं मनाली का उदाहरण देता हूं, वहां पे इतने हजारों लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए आते हैं। अभी हमने कश्मीर में विंटर स्पोर्ट्स की, खेलो इंडिया की विंटर गेम्स की, हजारों लोग उसमें आए। एक नया जोश नए भारत में है, जो पहले एडवेंचर में विश्वास नहीं रखते थे, आज के लोग बहुत करते हैं। मेरे मन में बहुत साल पहले से कार्यक्रम था कि हम स्कूल के बच्चों को लेके उनके लिए तय करना चाहिए कि 12वीं कक्षा से पहले उनको बॉर्डर पे जाना ही, उनको अनुभव करना ही है, उस स्कूल को ट्रिप उनको बनाना ही चाहिए। आप सोचिए अगर देश भर के स्कूलों के बच्चे हर साल केवल वो भी बॉर्डर पे जाने लगे, तो बॉर्डर के जितने हमारे घर हैं उनमें बच्चों के रहने से भी आपकी आय के साधन कितने बढ़ सकते हैं, हम उस दिशा में भी कुछ ना कुछ सोच सकते हैं। हमारे बड़े खिलाड़ी हैं, उनको भी बोलेंगे साल में
या 2 साल में आपको एक बार बॉर्डर पे जाके कोई हॉकी का खिलाड़ी है, फुटबॉल का खिलाड़ी है, कोई टेबल टेनिस का खिलाड़ी है, वो वहां पे कैंप 4 दिन का आपके बॉर्डर विलेज में जाके 5-6 विलेजेस का इकट्ठा ले, तो हमारे खिलाड़ियों को वहां प्रशिक्षण की सुविधाएं मिलेंगी। हम सब इस दिशा में करेंगे, सोचेंगे। अभी तो ये शुरुआत है, जैसा कहते हैं ना, अभी तो ये ट्रेलर है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। तो अभी बहुत कुछ करना है, अभी बहुत कुछ करना है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि सही मायने में स्वतंत्रता दिवस पर अगर आज मुझे आज सबसे बड़ी खुशी कुछ है, तो अपने 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आए हुए अपने इन लगभग 350 भाई और बहनों का देश की राजधानी में स्वागत करने का मुझे जो अवसर मिला, और स्वतंत्रता दिवस पर आप सब इसका हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन मैं यहाँ पर करता हूं। आप में से कितने लोग दिल्ली पहली बार आए? मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप दिल्ली पहली बार आए हैं? अरे वाह। और कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अगर सरकार नहीं लाती तो वो नहीं आते? ऐसे कितने लोग? मेरा एक रिक्वेस्ट है, तो इसका मतलब सरकार ने अच्छी पहल की है कि नहीं की है? मोदी जी की पहल ठीक है कि नहीं ठीक है? डू वी एग्री विद इट? अगर आपको लगता है मोदी जी ने ठीक किया तो एक बार तालियां मोदी जी के लिए बजा दीजिए। और अगर आपको लगता है हमारे आईटीबीपी के जवान आपके साथ एक कार्यक्रम करके बॉर्डर मैनेजमेंट का जो हमारा विभाग है, जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के अंतर्गत चलता है, अगर लगता है कि उनको भविष्य में भी, फ्यूचर में भी ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए, तो ताली बजा के बजाए। अच्छा, तो ये ठीक है। मुझे लगा कहीं ऐसा ना आपने टूर कर लिया तो आगे वालों को बोलो भी नहीं। आप अच्छे हो, दिल के साफ हो, सारे पहाड़ी लोग अच्छे ही होते हैं, मुझे पता है। आपने अपना तो किया ही, आपने भविष्य में भी ऐसे और टूर बने, आपने उसका संकेत दिया है। हम केवल यहाँ पे नहीं, भारत के जो बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोग हैं उनको भी आपके पास पहुंचाने का काम करेंगे। जैसे केंद्र के मंत्री आए, वैसे अन्य सेक्टर के लोग भी आपके गांव तक आएंगे। इस बात का विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। मित्रों, ये जो बॉर्डर पे सड़कें बन रही है, टनल बन रही है, मैं इसके 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मुझे राष्ट्रपति भवन जाना है। मुझे केवल इतना कहना है, हम पहले कुछ बातें सुनते थे कि ये दुनिया का सबसे बड़ा, ये सबसे ऊंचा, ये सबसे लंबी सड़क, ये सबसे सुंदर, ये हम सुनते थे दूसरे देशों के बारे में। आज अगर हम कहें कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल रेलवे का कहां पर है, तो चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में भारत में बना है। अगर हम कहें कि दुनिया की सबसे लंबी टनल अगर सबसे ऊंचाई पर कहां पे, तो अटल टनल मनाली के पास रोहतांग पे है। अगर हम कहें कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू कहां पर है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में है। अगर हम कहें कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क जहां पे सबसे ज्यादा लोग ट्रेवल करते हैं, तो कहां पर है? हिंदुस्तान में है। वंदे भारत ट्रेन सबसे सस्ती और आरामदायक ट्रेन हमने बनाने का काम किया है। तो जो हम कल तक दुनिया के लिए सुनते थे, आज वो हमारे भारत में उपयोग होता है कि सबसे ऊंचा पुल, सबसे लंबी सुरंग, सबसे ऊंची प्रतिमा, ये नए भारत की तस्वीर है। और मोदी जी के नेतृत्व में हमारे नए भारत की तस्वीर। आज का दिन बहुत लंबा, आप सुबह से चल रहे, मुझे पता थके होंगे, लेकिन इतना ही कहूंगा, देश की राजधानी में आपका स्वागत है। बार बार आते रहिए और हम भी आपके पास आते रहेंगे। एक बार फिर आईटीबीपी का और गृह मंत्रालय का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो चाहता था कि एक ऐसा मौका हो, हमारा कल्चर एक जैसा है, हमारी संगीत एक जैसे हैं, तो आज के दिन तो कोई गाना बजाना भी हो जाता, तो सब लोग थिरक लेते, थोड़ा सा आजादी का अमृत महोत्सव भी मना लेते, लेकिन वो शायद समय की कमी है। लेकिन आप सब आए,
एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अलग अलग राज्यों के ग्रुप्स के साथ एक एक फोटो खिंचवाना चाहता हूं, अगर आप अनुमति देंगे। खिंचवा सकता हूं आपके साथ? बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कर्तव्य ध्वनि से आभार व्यक्त कर दीजिए। मंत्री कहा है कि केंद्र और सीमांत गांव से जुड़ी हुई है। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री जी का। और अब इसके साथ एक हिमाचल को ग्रुप पहले आप लोगों को मैं इनवाइट कराती हूँ, उससे आराम से सबके साथ फोटो हो जाएगा। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के फोटोग्राफ हो चुके हैं, कृपया आप स्टेज से नीचे उतरे। सिक्किम राज्य से आए हुए लोग कृपया आ जाए। सिक्किम राज्य का धन्यवाद। कृपया फोटो के बाद राइट साइड से स्टेज के नीचे उतरे। और अगला विलेज प्रोग्राम एक अनूठा और एक अनुभव प्रयास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। बॉर्डर पे रहने वाले देशवासियों को किस तरह से सुविधाएं मिले और कैसे मेनलैंड के साथ जोड़ा जाए। एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक ऐसा सफल प्रयास जहां पर देश के 5 राज्य और यूनियन टेरिटरीज में से 350 के लगभग पंचायतों से लोगों को यहाँ पे बुलाया गया, जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, और उनके अनुभव सुनकर खुशी होती है कि उनके गांव तक सड़क पहुंच गई, जल जीवन मिशन से पानी पहुंच रहा है, कहीं पे टेलीफोन का नेटवर्क भी है तो कहीं पे कभी भी है तो उसमें सुधार की बात भी आई है। अन्य योजनाओं का लाभ कैसे एक बॉर्डर विलेज तक पहुंचाया गया और कैसे हमारे बॉर्डर विलेज जो एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत 77वें स्वतंत्रता दिवस के दिन उन प्रतिनिधियों को यहाँ तक बुलाया गया। 75 वर्षों में जो कमी थी वह पूरी की जा रही है, मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा रहा है, योजनाओं का लाभ वाइब्रेंट विलेज तक पहुँचाया जा रहा है। और ये पहली बार हुआ कि किसी सरकार के सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स बॉर्डर पे जाके इन वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत वहाँ पे 2 दिन और कम से कम 1 रात वहाँ पे रुके। मैं स्वयं करजौक में, लद्दाख में जाके रुका, शोमर में मैं बॉर्डर विलेज पे भी गया, वहाँ पर आईटीबीपी के जवानों से, 5वीं राष्ट्रीय राइफल उनके जवानों से मिला और गांव के लोगों से मिला। ये अपने आप में दिखाता है कि जागरूकता कितनी बड़ी। और आज चेहरे पे मुस्कुराहट जो थी, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के जो चुने हुए प्रतिनिधि आए थे, उनको लगता था कि सही मायने में स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ जो हम मना रहे हैं तो वो यहाँ पर आकर आज उसका वो हिस्सा बने। सर, हिमाचल बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है। शिमला में एक मंदिर के नीचे लगभग 30 लोग दबे थे, 11 का रेस्क्यू हो पाया। क्या तैयारियां चल रही हैं केंद्र सरकार की ओर से? लगातार प्रयास वहाँ पे जारी है, राज्य की सरकार से बातचीत भी हो रही है। एनडीआरएफ की जो टुकड़ियाँ मांगी गई वो पहले भी दी गई, आगे भी प्रयास जारी है। जहाँ पे एयरफोर्स की आवश्यकता है वहाँ पे उनसे भी बातचीत चल के वो प्रावधान करवाया जा रहा है। केंद्र की ओर से हर संभव प्रयास और राज्य की सरकार भी अपनी ओर से प्रयास कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सके, नुकसान ना हो। दुखद घटना है जिस तरह से शिव मंदिर का गिरना और उसके नीचे कुछ लोगों की मृत्यु हो जाना, कुछ दबे रहना, उनको निकाला गया सुरक्षित। ये ऐसी आपदा है जिसमें बेबस
अपने आप को बहुत सारे लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन इतना ही कहूँगा कि आइए इकट्ठे मिलकर इस आपदा में लड़ें और लोगों को बचाएं। थैंक यू सर। थैंक